ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाए, इसमें बहुत जगहों पे लॉग टर्म यूज किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लॉग के बारे में जानना पड़ेगा कि लॉग होता क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आपका पहला टास्क यही होगा कि लॉगरिथमिक वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले जो लॉग के हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर कहीं पे log a इंटू बी लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? log a प्लस log b, पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है, मान लीजिए कहीं पे log a बाई बी लिखा हुआ है तो आप क्या बोलते हो? log a माइनस log b। तीसरा, कहीं पे मान लीजिए log x टू दी पावर n है, इसका मतलब होता है n log x। ये तीन बातें आपको जाननी होंगी। और क्या होगा चौथा फॉर्मूला? मान लीजिए कहीं पे log x इक्वल्स टू y लिखा हुआ है और इस केस में आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करोगे? x इक्वल्स टू 10 टू दी पावर y, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ऑन द बेस 10 है, तो log x इक्वल्स टू y लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 10 टू दी पावर y। क्या ये बात क्लियर हो रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से इस टाइप, अभी आगे जब आप केपी और केसी वाले सवाल करोगे इसमें, तो उस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे लिखा होगा log केसी इक्वल्स टू समथिंग, फिर आपको केसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि आपको नहीं आता। फिर क्या करोगे? ये सारे फॉर्मूले उस टाइम पे अगर आपको याद होंगे तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और क्या याद रखना है? ये तो फॉर्मूले हुए, कुछ लॉग की कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है। जैसे एक और बात बेटा, 5वें नंबर पे ln, मान लो कहीं पे ln x लिखा है, दैट मीन्स log x ऑन बेस e, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। और इसे जब आप log x ऑन बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आता है 2.303 log x ऑन बेस 10। सिंपली हम जो लॉग यूज करते हैं वो हमेशा ऑन द बेस 10 होता है, और जो नेचुरल लॉग होता है ln वो किस में होता है? ऑन द बेस e। तो इस बात को ध्यान देना, जहाँ पे ln x लिखा है समझ लेना लिखा हुआ है log x ऑन द बेस e, और कहीं पे log x लिखा है तो इसका मतलब log x ऑन बेस 10। मान लो यहीं पे कहीं पे ऐसा लिखा हो कि log x, तो log x का मतलब क्या हुआ? log x ऑन बेस 10। इन दोनों को इस तरीके से रिलेट किया जाएगा, log x ऑन बेस e दिस इज इक्वल टू 2.303 log x ऑन बेस 10। इसीलिए जहाँ कहीं भी ln x लिखा नज़र आता है आप क्या करते हो? कहीं पे मान लो ln x लिखा नज़र आया तो आप इसे 2.303 log ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसका आपको यूज करना होगा। आज के लेक्चर में हम इनको यूज करेंगे। और जैसे log, कोई मुझे log 1 की वैल्यू बताएगा बेटा? 0, और कोई मुझे log 10 की वैल्यू बता दे, इसका मतलब 1 हुआ। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कभी log 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो 0.30। क्या कोई मुझे log 3 की वैल्यू बताएगा? 0.4, आगे चलो 47 है ना। log 4 की वैल्यू बता दो, 0.5 नहीं 0.60। अब आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ? इसे हाँ 2 की पावर 2 से हुआ। यहाँ पे log 4 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? log 2 टू दी पावर 2। तो आप लोग ये काम करेंगे, log, इसके बाद log आया 5 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 0. पता ना बेटा, है ना आपके पास? बुक तो होगा। ये इतना पूरा डेटा आपको अगर याद रहता है तो log के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो log 1 इक्वल्स टू 0, log 2 इक्वल्स टू 0.3, log 3 इक्वल्स टू 0.47, log 4 इक्वल्स टू 0.60, log 5 0.69, log 6 0.77, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.95, and log 10 is 1. log 1.1 0.04, log 1.2 0.07, log 1.3 0.11, log 1.4 0.14, log 1.5 0.17, log 1.6 0.20.
log 1.7 0.23, log 1.8 this equals to 0.25, log 1.9 इक्वल्स टू 0.27, log 2.0 यानी कि 0.3। अगर आप इधर देखेंगे पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो हर एक पॉइंट के बाद आपको 0.03 का अंतर आपको दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, फिर से 3, फिर से 3, तो 1.1 जहाँ ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो जा रहा, 0.03 ऐड हो जा रहा। आप चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया, मान लो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आपको लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे एग्जांपल आ गया, मुझे लॉग 19193 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। log 193 की वैल्यू मान लो निकालनी है और मुझे नहीं पता log 193 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं इसी को क्या कर दूंगा, log 1.9 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर दूँ 2, ऐसा कर सकता हूँ, यस और नो। और मैंने log 193 की वैल्यू निकालनी थी, मैंने लिख दिया log 1.9 इंटू 10 टू दी पावर 2। क्या इसको log a इंटू बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? जैसे मैंने इसे लिखा log 1.9 प्लस log 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2 क्या हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया, log 1.9 की वैल्यू क्या है 0.27 प्लस log 2 की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ गया आंसर क्या होगा 2.27, दिस इज द आंसर। तो जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना हो और इस तरीके की वैल्यू आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। क्या ये बात समझ में आ गया? आगे अभी मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अप्लाई करना सिखाऊं एक बार फटाफट बोलो, log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a बाई बी, log a माइनस log b, log x टू द पावर n, n log x ऑन बेस 10 इक्वल्स टू y, देन y x इक्वल्स टू 10 टू द पावर y, ln x दिस इज इक्वल्स टू 2.303 log x, ठीक है। ln x log x दिस दैट मीन्स log x ऑन बेस 10 और ln x दिस इक्वल्स टू 2.303 log x। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है। अब जरा इस एक बात बताओ, आपको log 1 की वैल्यू पता है, log 10 की वैल्यू, क्या हर किसी को पता है ये वैल्यू? ठीक है, log 2 याद कर लो, log 3 याद कर लो, log 5 याद कर लो और log 7 याद कर लो, इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। आप सोच रहे हो कैसे, इधर बता देता हूँ। जैसे आपको log 2 की वैल्यू पता है और आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हो। जैसे आपने log 2 टू द पावर 2 लिखा, 2 आगे आ गया, 2 log 2 आ गया, और log 2 की वैल्यू आपको पता है कितना है 0.3, तो 2 इंटू 0.3 आंसर क्या हो गया 0.6, log 4 की वैल्यू 0.6। क्लियर है। जैसे आपको log 8 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या किया, log 8 की जगह पे आप लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3। अब आंसर 3 आगे आ गया, log 2 की वैल्यू क्या हो गया बेटा 3 इंटू 0.3 कितना आ गया 0.9, तो log 8 की वैल्यू क्या आ गई 0.9। क्या ये बात क्लियर होगी? ठीक है। मान लो log और बाकी किसी और की वैल्यू निकालनी हो, log 6 की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, log 6 के लिए log 2 इंटू 3 कर दो, तो आप क्या करेंगे log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू बताओ 0.3 प्लस log 3 की वैल्यू 0.47, दैट मीन्स आंसर इज 0.77। क्या ये बात क्लियर हो गई? आपको log की कोई भी वैल्यू निकालना हो तो ये अगर बोर्ड पे लिखी हुई ये सारी चीज़ें आपको याद है तो log बहुत ही आराम से निकल जाएगा, याद रहेगा। कोई ऐसा जिसको ना याद रहे तो जल्दी से बता दो मुझे, log 1 की वैल्यू, log 2, log 5, log 3, log 7, बस इतना याद रखना है। log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.47, log 5 0.69 एंड log 7 इक्वल्स टू 0.84, बस यही वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो log की ये सारी वैल्यू याद रहेगी ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, पहले इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सारिका ने पूछा है सर log 9 कैसे निकलेगा, तो आप लोग निकाल पाओगे? log 9 का मतलब क्या होगा, log 3 टू दी पावर 2 होगा, इसका मतलब क्या हो गया 2 log 3, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितना है 0.47, कितना आ गया आंसर 0.9,
0.94 क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ठीक, और कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, जब भी कभी मान लो कभी क्वेश्चन करना हो और आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही क्या होगा, जैसे आपको लॉग 19.5 की वैल्यू मान लो निकालनी है और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, कि पता है, नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? तो आप इसे क्या करेंगे, 1 log 1.95 इंटू 10 टू द पावर -1 या +1, -1 पक्का, लेफ्ट साइड गया ना तो +1, तो आ गया 1.95 इंटू 10 टू द पावर 1, है ना। अब आपने 1.9 की वैल्यू अभी भी बताया कितना होता है, तो log 1.9 प्लस log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1, log 1.9 27 क्या आ गया 1.27, दिस द आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सभी लोग ओपन करेंगे और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है सबसे पहला इंटेक्स का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है हाउ यू विल डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, Mg+2 2 Mg, यही है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रोड दे दिया जाए और वो इलेक्ट्रोड आपका हो Mg+2 2 Mg में कन्वर्ट हो रहा हो, और मैं चाहता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना, यानी कि E0 ऑफ द सेल की वैल्यू निकालनी है। तो E0 ऑफ द Mg+2 2 +2 की वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E0 ऑफ द Mg+2 2 Mg। मान लो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे पहला इंटेक्स का। जल्दी बताओ, मैंने आप लोगों को ये बताया था ना, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अकेले नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए होगा। तो बताओ, आपने कहा कि सर Mg+2, अब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी रटवा रखा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आपने रटा है, लिखबा सर काना मांगे, Mg हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे, ऊपर, तो यानी कि Mg का SRP कम है और हाइड्रोजन का SRP ज़्यादा है, ये सुनो। तो आप लिखेंगे SRP ऑफ Mg इज लेस देन SRP ऑफ हाइड्रोजन। इस केस में मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस जगह पे लगाऊंगा, कैथोड पे या एनोड पे, इसे देख करके बताओ। जिसका SRP ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है, कैथोड पे, क्योंकि उसको रिड्यूस होना है। तो SRP किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे, कैथोड पे, तो हाइड्रोजन को रखेंगे कैथोड पे। तो 8 कैथोड आप क्या लगाएंगे बेटा, SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 8 एनोड कौन होगा, 8 एनोड कौन होगा बेटा, Mg होगा। तो इस तरीके से अगर मुझे E0 ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है तो कैसे निकलेगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, यस और नो। तो जल्दी मुझे बताओ, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ E0 ऑफ द H+2H2 किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, माइनस E0 ऑफ एनोड पे कौन है, Mg, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 से लेकर Mg में कन्वर्ट हो रहा है, यस और नो। तो बताओ, क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 हो गई। तो जो रीडिंग आई E0 ऑफ द सेल, जो वैल्यू आई कैलकुलेट होके, क्या E0 ऑफ द Mg+2 2 Mg की वैल्यू आ गई। इस तरीके से E0 ऑफ द Mg+2 2 Mg की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। दिस इज इक्वल्स टू माइनस E0 ऑफ द सेल, यानी कि जो भी सेल के अंदर रीडिंग आई होगी वही रीडिंग क्या हो जाएगी, Mg का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो फिर से बताओ, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे बस
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से देखना होगा कि हाइड्रोजन के वो ऊपर है या नीचे, यानी कि उसकी एसआरपी हाइड्रोजन से ज़्यादा है या कम। अगर किसी एलिमेंट की एसआरपी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गई तो हाइड्रोजन को एनोड पे रखेंगे, और किसी एलिमेंट की एसआरपी हाइड्रोजन से कम हो गई तो हाइड्रोजन को कैथोड पे रखेंगे। जैसे Mg के एसआरपी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा, कैथोड पे। लेकिन अगर यहाँ पे कॉपर ले लिया जाता तो कॉपर की एसआरपी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो कॉपर को कहाँ रखते, कैथोड पे, और हाइड्रोजन को कहाँ रखते, एनोड पे। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? गुड, इसको पहले नोट करें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ये इंटेक्स का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये 3.1 होगा, और अगर आपके पास नई बुक है तो ये 2.1 होगा। इंटेक्स 3.1 या 2.1 डिपेंड करता है पुरानी बुक है या नई बुक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो, यानी कि 3.2 की तरफ चलते हैं। मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए मैं 3.2 की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? क्या मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है? मैंने पूछा था ना, जिंक के कटोरे में कॉपर सल्फेट रखा जा सकता है या नहीं, तो आपने कहा था नहीं। क्या रीजन है? तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखिए, क्योंकि आपको बोर्ड में वो भी तो लिखना होगा। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू स्टोर ZnCuSO4 इन जिंक पॉट? इसका आंसर होगा यस और नो। नो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, नो। नो मीन्स नो। किसका डायलॉग है ये? अमिताभ बच्चन। नो मीन्स नो। No is not a just a word, it's a complete sentence. No means no. ओके, तो आपने लिखा बड़े बड़े अक्षरों में नो, इसका मतलब नहीं रख सकते हो। सब एक्सप्लेनेशन भी तो दोगे क्यों नहीं रख सकते हो। उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। लिखेंगे वेर, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या रीजन है? क्या रीजन है? एसआरपी। बिकॉज क्या रीजन होगा? एसआरपी ऑफ जिंक इज लेस देन एसआरपी ऑफ कॉपर। और इस अगर एसआरपी ऑफ जिंक और एसआरपी ऑफ कॉपर का ज़्यादा हुआ तो अब जिंक ज़्यादा एक्टिव हो गया, और जिंक एक्टिव होने की वजह से जिंक विल ऑक्सीडाइज, देन जिंक विल ऑक्सीडाइज एंड फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर। कौन सा फॉलोइंग रिएक्शन होगा? जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जिसका आपने पॉट रखा है उसमें आपने अगर CuSO4 डाल दिया तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? ZnSO4 प्लस Cu। इसका मतलब जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जिंक ने कॉपर सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने से क्या बन गया? ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया। तो जब भी कभी रिएक्शन होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और रिएक्शन होता है, तो समझ लेना कि उन दो चीज़ों को एक साथ कभी नहीं रख सकते। आगे अभी इसमें और एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कह सकते हो कि E0 ऑफ द सेल, E0 ऑफ द सेल इसका 1.1 वोल्ट होता है। बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। इफ E0 ऑफ द सेल दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा ऐसे, डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF E0 ऑफ द सेल। याद आ गया? तो अगर मैं कहूँ कि डेल्टा E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो डेल्टा G0 की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। और जैसे डेल्टा G0 की वैल्यू नेगेटिव हुई, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव। इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यानी रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर रिएक्शन फिजिबल होगा तो रिएक्शन होगा, और जब भी कभी रिएक्शन हो रहा होता उन दोनों को एक साथ हम नहीं रख सकते। तो आप साफ साफ शब्द में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आगे, इतना लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे। अच्छा, जब ये लिख लेना फिर बता देना।
ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव है, दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। Hence we cannot store reaction is feasible. Delta G naught is less than 0, that means reaction is feasible. Hence we cannot store CuSO4 in zinc pot. क्या ये क्वेश्चन हो गया अच्छे से बेटा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अब हमारा इंटेक्स का अगला क्वेश्चन होगा 3.3। इंटेक्स का हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा 3.3। अब देखते क्या कह रहा है इसमें। ओके, लिख रहा है कंसल्ट द टेबल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। हमें वो 3 ऐसे एलिमेंट बताने हैं जो फेरस आयन को क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके। फेरस आयन का मतलब किसको ऑक्सीडाइज करे? Fe+2 को Fe+3 में और 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सके। अब एक बात बताओ जल्दी से, अगर इसको Fe+2 को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने के लिए उसका SRP Fe+2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो Fe+2 से ज़्यादा है, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, आप लिखेंगे एलिमेंट विच हैव एक्सप्लेनेशन लिखिए, एलिमेंट विच हैव हायर वैल्यू ऑफ SRP। SRP का मतलब बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एलिमेंट विच हैव हायर वैल्यू ऑफ SRP get reduced with Fe+2 या आयरन, get reduced with iron, है ना, and iron will oxidize with it, and iron will oxidize with it। तो बताओ एलिमेंट, कोई एलिमेंट बता दो, कौन कौन सा है? क्या Br ले सकता हूँ हमने, Cl2 ले सकता हूँ, I2 ले सकता हूँ, Ag ले सकता हूँ, Au ले सकता हूँ, F2 ले सकता हूँ। बहुत हो गया यार, हमें तो 3 ही चाहिए था। ठीक है, क्या बेटा? तो उससे क्या हुआ, करेगा तो ऑक्सीडाइज तो होगा ना। अगला है हमारा इंटेक्स का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.4। पहले मैं इंटेक्स के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एग्जाम्पल के, ठीक है। अगला है इंटेक्स 3.4। इंटेक्स का 3.4 क्वेश्चन आपका कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू 10 है। अब ज़रा सवाल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, एक इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, उन्होंने बस कहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू क्या है बेटा, 10 है। तो क्या कोई मुझे pH का फॉर्मूला बता सकता है, क्या होता है? बताओ बेटा। pH दिस इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। इसका मतलब लॉग ऑफ H+ की हमें वैल्यू पता है, कितना है, -10। यस और नो? माइनस लॉग ऑफ H+ की वैल्यू 10 है, तो लॉग ऑफ H+ की वैल्यू कितनी होगी, -10। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, याद करो, मैंने लिखा था log x इक्वल्स टू वाई, देन x इक्वल्स टू 10 टू द पावर y। क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं? log x इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू यानी H+ की वैल्यू क्या आएगी, 10 टू द पावर -10। log तो हट जाएगा ना, देखो log x टू द पावर x इक्वल्स टू वाई है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 टू द पावर y। तो ये x मान लो और ये y मान लो, तो log x इक्वल्स टू वाई, देन x इक्वल्स टू
10 टू द पावर y 10 टू द माइनस 10। क्या ये बात क्लियर हो गई? या आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रखो जो पिछले उसमें क्लास 11th के इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने किया था। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस pH। चाहे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लॉग की वैल्यू याद करेंगे। अब जब सॉल्यूशन किसका है बेटा? एसिड का, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। यस और नो? क्या ऐसा लिखेंगे? और बेटा अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ये गैस है क्या और ये एक्वस हो गया, तो बताना जरा नर्स्ट इक्वेशन में आप क्या कहोगे? ई ऑफ द सेल दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, बताओ बेटा, 0.059 बाई एन लॉग ऑफ, अब यहाँ पे H2 डिवाइडेड बाई H प्लस। यस सुनो, H2 का प्रेशर कितना होता था? 1 बार, तो क्या मैं इसे 1 कर दूंगा? यस सुनो, इसको मैंने 1 कर दिया। N की वैल्यू देखो, बताओ कितना है? 1, तो क्या, और E नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो आपने कहा कि सर हाइड्रोजन का E नॉट 0 होता है, हमने कहा हो गया कोई बात नहीं, 0 माइनस 0.059 बाई 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10। ये हो गया। अब 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर चला गया, इधर माइनस 0.059 लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 की जगह प्लस 10 आ जाएगा, यही ना। और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, लॉग x टू द पावर n क्या होगा? n लॉग x माइनस 0.059 इंटू 10 लॉग 10, और लॉग 10 का मतलब टन टनाटन 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 0.59 वोल्ट। तो आपने कहा ई ऑफ द सेल की वैल्यू हमारी आ गई। चलो जल्दी से नोट कर लो। अगर पीएच की वैल्यू सोचो बदल देता, यहीं पे पीएच की वैल्यू कुछ और रख देता, तो मैं कहता पीएच की वैल्यू पीएच इज 5 है, तो बस यहाँ पे 10 टू द पावर क्या आ जाता? 5, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 5 से मल्टीप्लाई करता। तो आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि पीएच की वैल्यू बदल दे। क्या पीएच की वैल्यू बदलते ही आप समझ जाएंगे क्या करना है? ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। यह है इंटेक्स 3.4। बस आपका यहाँ पे जब Q की वैल्यू लिखोगे, हालांकि यहाँ पे 1 आ रहा है, H2 टू द पावर 1/2, यही ना। ये जो H2 टू द पावर कितना आएगा? 1/2, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसकी वैल्यू फाइनली 1 तो आई ही। इंटेक्स 3.5 की तरफ चलते हैं। देखना बेटा, इंटेक्स 3.5, पुरानी नई बुक वाले 2.5 रखेंगे। Ni सॉलिड है, प्लस 2 Ag प्लस है, और इसमें लिखा हुआ है 0.002 m। फिर Ni प्लस 2 है, जिसमें लिखा हुआ है 0.160 m, और फिर आगे है 2 Ag है जो कि सॉलिड। इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दे रखा है, कितनी है? 1.05 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, यानी कि हमें E ऑफ द सेल निकालना है। तो जल्दी मुझे बताओ, E ऑफ द सेल निकालना है अगर, तो फॉर्मूला क्या होगा? नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन E ऑफ द सेल की वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगी? E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई n की जगह यहाँ पे क्या होगा? चलो n लिख देता हूँ पहले, लॉग ऑफ Ni प्लस 2 डिवाइडेड बाई Ag प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी बताओ n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, और ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू 1.05 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है? 0.16 डिवाइडेड बाई इसकी हो गई
0.002 की पावर 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। 1.05 माइनस 0.0 क्या लिख दो यहाँ पे? अच्छा चलो 59/2 ही लिख देता हूँ। चलो लॉग यहाँ पे हम लिख देंगे 0.16 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर -3 था और उसका स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा? हाँ, तो यानी कि 4 × 10 टू दी पावर -6 ये आ गया। क्या मैं ऊपर वाले को 16 × 10 टू दी पावर -2 लिख दूँ? लॉग ऑफ इसको मैं लिख देता हूँ 16 × 10 टू द पावर -2 और नीचे वाले को लिख देता हूँ 4 × 10 टू द पावर -6। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई ऑफ द सेल दिस इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.059/2 आगे आ गया यहाँ पे लॉग 4 × 10 टू द पावर -4 या +4? +4। अब आपने कहा ये तो बहुत ही आसान था। 1.05 माइनस 0.059/2 log 4 प्लस log 10 की पावर 4 है ना। log 4 की वैल्यू अभी भी बताया था 0.60 और प्लस इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो 1.05 माइनस 0.059/2 और हो गया 4.60। क्या इसे कैंसिल आउट करोगे और मल्टीप्लाई करके जल्दी बता दो? इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.14 और टोटल कैलकुलेट करने पे ई ऑफ द सेल। आसान है ना, बहुत ही आसान। चलो नोट कर लो इसको। क्या हुआ? लास्ट का सॉरी क्या हो जाए? ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है 3.6। इंटेक्स 3.6 की तरफ चलते हैं। हाँ बता रहा हूँ बेटा, अभी बताऊँगा। इंटेक्स 3.6 क्या है? इंटेक्स 3.6 लिखा हुआ है 2fe + 3 इक्वस +2i माइनस इक्वस गिव्स 2fe + 2 इक्वस +i2 सॉलिड। इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल दिया है बेटा। ई नॉट ऑफ द सेल कितना दिया है? 0.236। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला टास्क आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF ई नॉट ऑफ द सेल, यही होता है। तो बताओ -n की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा सर n की वैल्यू हो गई 2 है, +3 से लेके +2 जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। f की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम। तो 96500 मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 0.236 वोल्ट। क्या इसे कैलकुलेट करना चाहोगे एक बार? इसे 455 नहीं 455 4595 अच्छा 45.5 -45.55 ठीक है। डेल्टा जी नॉट की क्या हो गया? किलो जूल पर मोल है ना। तो ये हो गया आंसर।
अच्छा, ये जो अब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ गया 45, ये आएगा 4555 समथिंग जूल पर मोल। तो आपने इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी क्या निकालना है बेटा? और तो केसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ई नॉट ऑफ द सेल दिस इज इक्वल टू, बताओ ई नॉट ऑफ द सेल क्या था? 0.059 बाई 2, आगे लॉग ऑफ केसी, क्या यही था? यह सुनो, अब आपने कहा कि सर यहाँ से ई नॉट की वैल्यू दिया है, केसी की वैल्यू निकालना है, तो आपने कहा लॉग केसी की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.059। यह सुनो, तो आपने कहा ई नॉट की वैल्यू हमें दिया है 2 इंटू कितना दिया बेटा? 0.236 डिवाइडेड बाई 0.059। ओके, तो आपने कहा कि सर लॉग के सी की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई? 8 आ गई। क्लियर है? अब मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको? लॉग x इक्वल्स टू वाई, देन x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8। दिस इज द आंसर। आसान है ना? ठीक है। एक्चुअली जो आपके बुक में आंसर होगा वो इसकी वैल्यू 7.9 समथिंग आएगी, तो इसलिए उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे समथिंग वैल्यू इंटू 10 पावर 7। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, मान लो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव के केस में, मान लो ऐसे आ गया लॉग के सी इक्वल्स टू 7.985, इसकी वैल्यू, इसमें के सी की वैल्यू निकालना है, इसमें किसकी वैल्यू निकालना है? के सी की वैल्यू। अब के सी की वैल्यू निकालने के लिए इस बात को याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में कैसे आप करोगे। ये जो पावर दिख रहा है ना, यही 10 टू द पावर होगा, और इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे सामने निकल के आएगी। तो जो ऑप्शन दिखा होगा उसमें 10 टू द पावर 7 एक ही होगा, जिसको देख करके आप टिक कर दोगे। ठीक है ना? और इस अब भाई 0.9 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, इसलिए इसे कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो इसको 7.98 को हम 8 लिख दें, तो अगर आप 8 लिख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर। एक्चुअल में इसकी वैल्यू आएगी 9.97 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। अब 9.97 की वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू 10 आ गया। 10 इंटू 10 पावर 7 कितना आ गया? 8। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लिखोगे तो अप्रॉक्स 8 ही आएगा आंसर। तो इस बात को ध्यान देना। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर कहीं पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट है तो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है वही 10 टू द पावर में जाता है हमेशा, एंटी लॉग के केस में। या तो बोर्ड में आप सीधे एंटी लॉग लिख करके भी छोड़ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसी का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, केसी इक्वल्स टू एंटी लॉग, तो भी आंसर आपने एंटी लॉग लिख दिया तब भी आंसर सही होगा। देखो, इंटेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल 3.1, आइए इसको देखते हैं पहले। एग्जाम्पल 3.1, एग्जाम्पल है आपका 3.1। इसमें लिखा हुआ है, आपको एक सेल दिया हुआ बेटा, Mg सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस, जिसके वैल्यू 0.0001 m दिया हुआ है। ये ट्रांसफ़र हो रहा है Mg+2 में, जिसके 0.130 m प्लस 2Ag में, जो कि सॉलिड है। इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दे रखा है 3.17 वोल्ट, और आपसे पूछा है ई ऑफ द सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नस्ट इक्वेशन। तो लिखा अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, पहले आप लोग ट्राई करोगे? चलो पहले आप ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम है आपको ट्राई करने का। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, जल्दी बताइए। ई ऑफ द सेल दिस इक्वल्स टू n Mg+2 Ag प्लस
स्क्वायर ए जी प्लस के स्क्वायर, यही है ना? ठीक है। अब ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 3.17 माइनस 0.059 एन की वैल्यू, तो आपने कहा n इक्वल्स टू 2 क्योंकि यहाँ पे एम जी के ऊपर प्लस 2 आ रहा है टोटल, ठीक है, तो 2 आ गया। लॉग ऑफ एम जी प्लस 2 की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 4 है ना, माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो अभी आपने कहा कि 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ, यही ना? आपने कहा या इसको ज़रा बताओ क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 1.3 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। ओके, अब ये जब ऊपर जाएगा इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? -8 या +8? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। मैंने लिखा 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ बेटा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7, यस और नो? अब लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा दोगे। 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग 1.3 प्लस लॉग 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 में 7 बाहर आ जाएगा। 3.17 माइनस 0.059/2 इसकी क्या थी? 0.11 प्लस 7, तो 3.17 माइनस 0.059/2 इंटू 7.11, तो 3.17 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.21 तो आगे आंसर फाइनली कितना आसान है ना, देखो। तो लॉग अब यही लॉग जो देख के आप डर जाया करते थे, आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3.2 इसको नोट कर लिया? चलो 2 मिनट ले लो, नोट कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.2, इसमें लिखा हुआ बेटा एक रिएक्शन दिया है, Cu सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। इसका E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी दी है? 0.46, और आपसे पूछ रहा है E ऑफ द सेल कैलकुलेट, सॉरी Kc की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जल्दी मुझे बताओ Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लगाओगे? E नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला यही हो जाएगा, ठीक है। तो log Kc की वैल्यू क्या आ गया? n इंटू E नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 0.059, n की वैल्यू आ गई 2, 0.46, तो log Kc की वैल्यू आ गई 15.6। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15.6 है ना। अब एक बात बताओ, 15.8 आ रहा है पक्का ना? चलो 15.6 है ना, बट डन 15.6। अब log Kc की वैल्यू 15.6 हो गई, तो यहाँ से Kc की पहली वैल्यू तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंटी लॉग 15.6, बस ऐसे एज इट इज लिख दो, आंसर है, करेक्ट आंसर। या
या क्वेश्चन में एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू दी होगी। और अब यही अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता तो आप यहाँ पे 15.6 रहे हो, यानी कि 10 टू द पावर 15 होगी। तो आप कहेंगे कि केसी की जो वैल्यू होगी वो 10 टू द पावर 15 होगी। अब इसकी वैल्यू तो आगे आप देख लेना, एक्चुअल में इसका 3.9। कैसे निकाला सर ये आपने? मैंने कहा 3.9 मैंने कहा वो ऑप्शन में दिखा होगा, आपको सिर्फ ये देखना है, इस हिसाब से वो सेट करेंगे ऑप्शन को। मतलब ये 3.9 सही नहीं, ये एक्चुअली तो यहाँ पे सही है, मुझे याद है, रटा हुआ है तो मैं लिख दिया। लेकिन आप लोग क्या करोगे, ये सिर्फ 10 टू द पावर में देखोगे, या तो वो एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू देंगे, और अगर वो वैल्यू नहीं देंगे तो आपका दिमाग चेक करेंगे, पावर बदल के देंगे, तो आपको सिर्फ 15 पावर को देख के आंसर निकालना। अगर पावर दो ऑप्शन में सेम दे दिया तो इसका मतलब 15.6 की एंटी लॉग की वैल्यू देंगे तब। लेकिन अगर उन्होंने एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दिया है तो पावर इस हिसाब से सेट करेंगे कि आप देख पाओ। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, वो भी चेक करते हैं। एग्जाम्पल 3.3। बोल बेटा। ये जो पॉइंट के पहले वाला है ना, वही हमेशा पावर में चढ़ेगा हर बार वही। जैसे 15.6 है तो 15, अगर 10.6 होता तो 10 चढ़ जाता, और ये 16 होता तो 10 to power 16 हो जाता, सिंपल। डन है। चलो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.3। उसमें उन्होंने डेनियल सेल दिया है और उन्होंने कहा डेनियल सेल के लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू आपका 1.1 वोल्ट होता है। मेरे ख्याल से याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे याद, जरा बताओ। डेनियल सेल के लिए मैंने दो चीज़ें यूज की थी, एक कॉपर और एक जिंक। कॉपर का SRP 0.34, जिंक की SRP -0.76, और इन दोनों को ऐड करके हमने 1.1 वोल्ट निकाला था। याद नहीं रहेगा तो अगली बार पीटूंगा। तो हमारे पास एक डेनियल सेल है, तो अगर याद है जरा, यहाँ पे इन्होंने बता दिया डेनियल सेल है, तो रिएक्शन आप बताओ क्या होगा डेनियल सेल का, याद है ना, बोलो। Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस Cu। याद है, महान, तुम लोग टैलेंटेड हो। ओके, अब इसके लिए उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा इसके लिए आप मुझे गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, यानी कि डेल्टा G0 की वैल्यू पूछा है। तो सॉल्व करते हैं। डेल्टा G0 का डायरेक्ट फॉर्मूला है -NF E0 ऑफ द सेल। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, 2, f की वैल्यू 96500। तो आपने कहा -2 इंटू 96500 इंटू 1.1, कितना आ रहा है कैलकुलेशन में बेटा, -212.21227 -21227 जूल पर मोल। अब किलो जूल को पॉइंट कराएंगे, क्या होगा, 1 2 3 पॉइंट इधर हो जाएगा, -21.227 किलो जूल पर। डन, कोई दिक्कत नहीं है क्या बेटा? तो वो पीछे लगेगा पॉइंट, एक ऊपर का भी तो पॉइंट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे इंटेक्स के क्वेश्चन किए, सारे एग्जाम्पल किए।
ये वाला जो टॉपिक था, इस टॉपिक में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन पढ़ा, गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पढ़ा। इन 4 टॉपिक से जो क्वेश्चन हुआ करते थे एनसीईआरटी के, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या बेटा? हाँ, एसआरपी ये हम लोगों ने पढ़ा और इससे हम लोगों ने एनसीईआरटी के वो सारे एग्जाम्पल और इंटेक्स के क्वेश्चन किए। अब होमवर्क आपका एक्सरसाइज का क्या होगा, देखें। एक्सरसाइज का होमवर्क दिया था क्या? 1 to 9 कर लिया। एक क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ?